यहाँ पर देखिए, क्लास 12 जियोग्राफी का महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 दूनी 16 नंबर आज की इस वीडियो में पक्का हो जाएगा। पूरे बुक के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 16 नंबर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो तैयार कर लीजिए। और पूरे बुक का इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न लाएंगे और पूरा बुक खत्म हो जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों का नाम बताइए। नहीं तो इस तरह से भी पूछा जाता कि मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्रों का नाम बताना होता, तो 2 भी पूछा जा सकता है क्योंकि 2 नंबर का है। और यहाँ पर कुछ पूछा गया तो हमने कुछों का यानी सारे का आंसर मैंने बेसिकली दे दिया है, अथवा करके क्वेश्चन बेसिकली वो पूछा जाता है। तो आंसर देखिए, मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण उप क्षेत्रों के नाम निम्नवत है, यानी कुछ इस प्रकार से हैं जो उप क्षेत्र का नाम है। सबसे पहला देखिए, प्रादेशिक भूगोल, दूसरा सांस्कृतिक भूगोल, तीसरा ऐतिहासिक भूगोल, चौथा जनसंख्या भूगोल, पांचवा संसाधन भूगोल, 6 है आपका राजनीतिक भूगोल और 7वां अधिवास भूगोल, 8वां पर्यटन भूगोल। तो ये मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों का नाम है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय में पूछ लिया था। दीर्घ उत्तरीय 6 नंबर का बिगेस्ट क्वेश्चन है जियोग्राफी में, तो इसका बारे में भैया आपको पूरा डिटेल में आंसर देना होता कि मान लीजिए प्रादेशिक भूगोल किसे कहते हैं, सांस्कृतिक भूगोल क्या होता है, संसाधन भूगोल क्या होता है, पर्यटन भूगोल क्या होता है, तो पूरे का आंसर आपको पूरा डिटेल में देना होगा। हमने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद में। अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आज के इस वीडियो को देख लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, यहाँ पर देखिए, एलन सी सैंपल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। एलन सी सैंपल की द्वारा दी गई मानव भूगोल की क्या आप लोगों को परिभाषा देना है। तो यहाँ पर देखिए, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जो एलन सी सैंपल है, कौन है, जियोग्राफिस्ट है, यानी तो यानी क्या है, भूगोलिस्ट यानी जियोग्राफिस्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए, एलन सी सैंपल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा यही है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। 2 नंबर मिल जाएगा। ज़्यादा बड़े में इसका आंसर आप लोगों को देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर आपको एक लाइन में दे देना है। 25 शब्द इसका होता है, 2 नंबर मिल जाएगा एग्जामिनर के थ्रू से। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या घनत्व देखिए, किसी प्रदेश के क्षेत्रफल एवं उसके निवासियों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। कोई भी प्रदेश है, उसके जो क्षेत्रफल, उसके जो निवासी हैं, वहाँ के संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। इसको देखिए कैसे मापते हैं, सूत्र इसका क्या है, देखिए, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। मान लीजिए इतने जनसंख्या का घनत्व, तो इतना क्षेत्रफल, उसी के हिसाब से जो आएगा वो जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। 2 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं सारे क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए। 5 मार्च 2024 को आपका पेपर होने वाला है भूगोल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए, बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का बताइए। किन्हीं 2 कारकों को आपको बताना है जो किसको प्रभावित करते हैं, जनसंख्या वितरण को। तो ए आपका हो जाएगा जल की उपलब्धता, तथा दूसरा हो जाएगा भू आकृति। ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। तो 4 का भी हमारा राइट आंसर बता दिया है। भूगोल, यहाँ पर देखिए, जल की उपलब्धता और भू आकृति करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न, देखिए थोड़े थोड़े में क्या है, कभी कभी थोड़े बड़े में भी इसका आंसर देना पड़ सकता है और कभी कभी क्या है छोटे में भी देना पड़ सकता है। मिलेगा आपको 2 नंबर कंफर्म है। तो 2 नंबर भी काफ़ी होते हैं। काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि सर छोड़ दूं, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है, देखिए 1 नंबर काफ़ी ज़्यादा है, हमें आपकी बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को कि कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किसने दिया था। तो इसका आंसर देखिए, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूल उल हक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री, भारतीय मूल के क्या है वो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, अमित सेन ने किया था। किसकी, मानव
विकास सूचकांक की अवधारणा किसने किया था? तो इसमें 2 लोग शामिल थे जो कि पाकिस्तानी क्या है अर्थशास्त्री महबूल उल हक तथा जो नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि भारतीय मूल के होकर भी वो, जैसे कि हमें हमारे यहाँ भारत देश में जो साइंटिस्ट हैं वो चले जाते हैं नासा में काम करने लगते हैं, अमेरिका के साइंटिस्ट में काम कर लेते हैं। सेम उसी प्रकार से भारतीय मूल के विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री अमित सेन ने किया था। तो 5वें का भी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? कौन क्या है जारी करता है? तो इसका आंसर देखिए, मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जारी करता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। UNDP जारी करता है मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक क्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। जो प्राथमिक क्रिया है इसके क्या करना है, हमें 2 उदाहरण देना है इसके लिए, तो हमें 2 उदाहरण के बारे में बता देना है, इसका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला है कृषि तथा खनन कार्य एवं दूसरा है पशुचारण। प्राथमिक क्रिया के 2 उदाहरण जो है कृषि तथा खनन कार्य एवं पशुचारण, ये प्राथमिक क्रिया के 2 उदाहरण है। बेसिकली 2 नंबर दे दिया जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, चलवासिता का अर्थ क्या है? काफ़ी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भूल गए थे। हमने प्री बोर्ड में इसका आंसर कुछ नहीं, कुछ जो स्टूडेंट है यानी डिस्ट्रिक्ट के, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था प्री बोर्ड में कि चलवासिता का क्या अर्थ है। तो काफ़ी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। यहाँ पर देखिए, पालतू पशुओं के साथ चारागाहों की खोज में घूमना, यानी जो पालतू पशु हैं, मान लीजिए भैंस है और गाँव में सबसे ज़्यादा भैंसें चलती हैं, भैंस हो गया, बकरियाँ यानी गोट हो गई, तो उसके साथ में पालतू पशुओं के साथ चारागाहों की खोज में घूमना, इसी को हम चलवासिता कहते हैं। इसका अर्थ यही है, परिभाषा यही है, छोटे में यानी छोटा सार में। 9 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 4 औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 4 देशों का नाम लिखना है हमें। सबसे पहला आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा आपका ब्रिटेन हो जाएगा, तीसरा रूस तथा चौथा है चीन। जो कि क्या है, औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व की यहाँ पर बात हो रही है, वो यही सामने आपके प्रेजेंट है। 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। चलिए देखते हैं, पूरे बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार है पूरे बुक का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ जो यूपी बोर्ड की स्टूडेंट हैं। देखिए, और जो भी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए कि अपने सिलेबस में जो आपका सिलेबस है इसमें सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए या नाम बताइए। वस्त्र उद्योग एवं रबड़ उद्योग कृषि आधारित उद्योग क्या है, किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योगों का नाम बताना था। तो वस्त्र उद्योग और रबड़ उद्योग, जो कि एवं रबड़ उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग कौन है, वस्त्र उद्योग, रबड़ उद्योग। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, तृतीयक क्रियाकलाप के 4 उदाहरण कौन से हैं? व्यापार, परिवहन, संचार तथा सेवाएं, ये क्या है तृतीयक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप के तो हमने बता ही दिए थे, जो कि 2 उदाहरण कृषि, यहाँ पर देखिए कृषि तथा खनन कार्य एवं पशुचारण हो जाएंगे। इसके जो 2 यानी 4 उदाहरण है व्यापार, परिवहन, संचार तथा सेवाएं हो जाएंगी। यही सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 पूछा जाता है, सेम इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन 8 पूछे जाते हैं। व्यापार, परिवहन, संचार तथा सेवाएं हो जाएंगी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। जो चतुर्थ सेवाएं हैं इसका क्या करना है, हमें वर्णन करना है, इसका परिभाषा देना है। आंसर देखिए, चतुर्थ सेवाओं बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार की क्रियाशील हैं। बहुत ही विशिष्ट तथा क्या है, जटिल प्रकार के क्रियाशील हैं, जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों जैसे शिक्षा, सूचना, शोध व विकास से है। शिक्षा क्या किससे, शिक्षा, सूचना, शोध व विकास से है चतुर्थ सेवाओं का वर्णन। परिभाषा था इसका, परिभाषा हमने दे दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, परिवहन के प्रमुख साधनों का नाम बताना है आपको। किसके, परिवहन के। तो परिवहन के बेसिकली 3 ही प्रमुख साधन है। सबसे पहला है स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन। स्थल परिवहन यानी नीचे वाला, मोटरसाइकिल, वैन, ट्रक, ये सब स्थल। जल परिवहन यानी जहाज, पानी वाला जहाज, शिप हो गया।
तीसरा वायु परिवहन यानी हवाई जहाज वाला। समझ में आ गया। तो परिवहन के प्रमुख 3 ही साधन हैं, और भी साधन होता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट आप लोगों के लिए ओपन है हमेशा के लिए। और स्टूडेंट आप लोगों के कोई भी डाउट है तो आप लोग निसंकोच हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लेकिन क्या है फालतू हमें वहाँ पर क्वेश्चंस नहीं चाहिए। वहाँ पर जो बोर्ड से रिलेटेड है उसी का आप डाउट पूछिएगा। फालतू पर्सनल चीज़ों के बारे में आप लोग मत पूछिए। पर्सनल चीज़ों के बारे में पूछना है तो हम उसके बाद में यानी बोर्ड के बाद में आप लोग आराम से मिलिएगा, हम आराम से बता देंगे इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ पर बोर्ड से रिलेटेड क्योंकि आप तैयारी, अब क्या है कम समय बचा है तो उसमें क्या हमें तैयारी करना है, फालतू की चीज़ें वहाँ पर हमें नहीं करनी है। और ज्वाइन टेलीग्राम जो हमारा चैनल है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं फ्री PDF आप लोगों को देता रहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट PDF है। जैसे मैं मॉडल पेपर तैयार कराता हूँ या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि बोर्ड में आएगा, तो वहाँ पर मैं फ्री में प्रोवाइड करा देता हूँ। जिन भी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है उनको मिल रहा है, नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो ये प्रमुख 3 साधन थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, वायु परिवहन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। जो वायु परिवहन की जो 2 विशेषताएं हैं ये आप लोगों को बतानी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है वायु परिवहन तीव्रगामी है। तीव्रगामी है, संकट काल में इसका विशेष रूप से उपयोग होता है। संकट काल में यानी कोई भी संकट आ गया, मान लीजिए कहीं पर क्या है, मान लीजिए क्या कहीं पर वो आ गया, एक प्रकार से कहता है बाढ़ वगैरह आ गया, बाढ़ या डैम फट गया, तो वहाँ पर क्या है इसका सबसे ज़्यादा वायु परिवहन का उपयोग होता है रेस्क्यू करने के लिए। जिस तरह से इंडियन आर्मी के जो जवान होते हैं रेस्क्यू करते हैं, सेम उसी प्रकार से वायु परिवहन के ये 2 विशेषताएं हैं। दूसरा है इससे समय की बचत होती है। इससे क्या होता है, वायु परिवहन से समय की बचत होती है। मान लीजिए कि हमें ट्रेन से लग रहा है 2 दिन, इससे क्या लगेगा 5 घंटा, कंप्लीट हो गया। वायु परिवहन हवाई जहाज वाला ना, यही होता है ना वायु परिवहन की 2 विशेषताएं। देख लीजिए अपने शब्दों में भी इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख बंदरगाहों का नाम लिखना है। जो बंदरगाह है, सबसे पहला है लंदन तथा दूसरा सिंगापुर। ये विश्व के 2 प्रमुख बंदरगाह हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो लंदन तथा सिंगापुर नाम याद रखिए। विश्व के 2 प्रमुख बंदरगाह हैं लंदन, सिंगापुर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पतनों का मुख्य उद्देश्य क्या है। पतन बंदरगाह का मुख्य उद्देश्य क्या है, आंसर देखिए। पतनों का मुख्य उद्देश्य जहाज के लिए गोदी लदाने, उतारने तथा भंडारण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पतन वही बंदरगाह वाला कहा जाता है, स्टूडेंट याद रखिएगा। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि जहाज को गोदी लादने, उतारने तथा भंडारण के लिए सुविधाएं जो उपलब्ध कराना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है और इसका कार्य भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, और जिन भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को आराम से रोक लीजिए। कोई कहीं पर नहीं जा रहा है, कोई कहीं पर नहीं जा रहा, क्योंकि कोई कहीं पर नहीं जा रहा, पानी भी बरस नहीं रहा है। ऑफलाइन क्लास चलती तो वहाँ पर पानी बरसता हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी आपको घर लौटने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। घर पर आराम से बैठकर लेटे हुए कुछ भी कर रहे हैं, तो वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चंस को लिख रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक और क्वेश्चन बैंक में बहुत बड़े बड़े इसका आंसर दिए होते हैं, लेकिन इतना हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। और इतने में ही समय, मान लीजिए कि ये 25 शब्दों में, उससे कम में है, 50 शब्दों में देने बैठ जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस का क्या होगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 2 सर्वाधिक जनसंख्या तथा 2 न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों का नाम बताना है। ए आपका सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, न्यूनतम में सिक्किम और मिजोरम हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश इसमें नहीं राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश जो बुक के हिसाब से था उसमें नहीं है। मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर यही हो जाएगा, देख सकते हैं वीडियो को रोककर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में नगरों की जनसंख्या में वृद्धि के 3 प्रमुख कारण बताइए। भारत में जो नगरों की जनसंख्या में वृद्धि के 3 आप लोगों को कारण बताना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला कारण है नगरों की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। किसकी वृद्धि? प्राकृतिक वृद्धि। दूसरा है अन्य क्षेत्रों से नगरों में जनसंख्या प्रवास द्वारा तीव्र होती है, यानी प्रवास एक स्थान से दूसरे जगह पर, जैसे गांव में हैं लोग, वहाँ पर जाकर शहर में बस जाते हैं तो वो प्रवास होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, उसी के हिसाब से जनसंख्या प्रवास तीव्र वृद्धि होती रहती है। तीसरा देखिए, नगरों के विस्तार ने समीपवर्ती गांवों को अपनी सीमा में मिलाकर नगरीय जनसंख्या में आशातीत वृद्धि की है।
यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है, देख सकते हैं वीडियो को रोक कर आराम से। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 19 है। देखिए, दो वाणिज्यिक नगरों के नाम लिखना है आपको। वाणिज्यिक नगर पहला आपका मुंबई तथा दूसरा लुधियाना हो जाएगा। वाणिज्यिक नगर का नाम हो जाएगा, शायद मुझे कुछ गलत लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या गलत है इसमें। वैसे गलत मुझे कुछ नहीं है, लेकिन बुक के हिसाब से मुझे क्वेश्चन में गलत लग रहा है कि दो वाणिज्यिक नगर के की औद्योगिक नगर यहाँ पर होना चाहिए। वाणिज्यिक नगर पूछा गया तो मुंबई तथा लुधियाना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की ग्रामीण बस्तियों को वृहद तौर पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बताइए। 4 वर्गों में जो ग्रामीण बस्तियों है इसका वर्गीकृत किया जा सकता है। आंसर देखिए, सबसे पहला है गुच्छित तथा यहाँ पर देखिए क्या है, गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित, ये पहला बस्ती। दूसरा है अर्ध गुच्छित अथवा विखंडित, ये है। तीसरा है पल्लीकृत तथा पल्लीकृत बस्तियाँ। चौथा है परिक्षिप्त अथवा एकाकी। यहाँ पर क्या है, 4 वर्गों के बारे में पूछा गया था, बस्तियों के बारे में, चारों के बारे में बता दिया। वीडियो को रोक कर भी आराम से देख सकते हैं आप। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, साझा संपत्ति संसाधन से क्या अभिप्राय है। आंसर है ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के रूप में समझिए, उदाहरण थे गांव के चारागाह, वन भूमि तथा सामूहिक खलिहान आदि साझा संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो साझा संपत्ति संसाधन क्या है, इसका अभिप्राय यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर पूर्ण रूप से दिया हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 तिलहनी फसलों का नाम बताइए। जो 4 तिलहनी फसल है इसका नाम बताना है। ये आपका मूंगफली, दूसरा सरसों, तीसरा सोयाबीन, चौथा सूरजमुखी। ये 4 तिलहनी फसलों का नाम है जो कि इस प्रकार से हैं, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी। 23 नंबर क्वेश्चन है, नीरू मीरू जल संभर विकास कार्यक्रम कौन से राज्य में संचालित किया जा रहा है। आंसर है आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू ब्रैकेट में देखिए जल और आप जल संभर, यहाँ पर देखिए जल संभर विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। किस राज्य में, यहाँ पर देखिए वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जल और आप नीरू मीरू जिसको कहा जाता है, ब्रैकेट में जल और आप इसको कहेंगे। तो 23 का भी राइट आंसर हमने बता दिया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्षा जल क्या है, यहाँ पर देखिए वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। हमें 2 विधियों के बारे में इसका उल्लेख करना है। आंसर देखिए, जल संभर प्रबंधन तथा दूसरा है सर्विस कूप। ये वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियों का बारे में है, जो कि इस प्रकार से हैं 2 विधियाँ। वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियों उल्लेख इसके है, पहला जल संभर प्रबंधन तथा दूसरा सर्विस कूप। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चंस को बताएंगे और जैसा कि हमने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, पूरा क्वेश्चन आज की इस वीडियो में खत्म कर देंगे। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, खनिज क्या है। खनिज क्या है, खनिज किससे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखिए, खनिज कार्बनिक अथवा अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं। जिसमें क्या है, निश्चित रासायनिक एवं भौतिक क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। खनिज कार्बनिक अथवा अकार्बनिक उत्पत्ति के बारे में। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर देखिए, भारत में कोयला उत्पादक किन्हीं 2 प्रमुख क्षेत्रों का नाम बताइए। किसके, कोयला उत्पादक के किन्हीं 2 हमें प्रमुख क्षेत्रों का नाम यहाँ पर बताना है, नाम हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहला रानीगंज तथा दूसरा आपका झरिया हो जाएगा, जो कि भारत के कोयला उत्पादक की 2 प्रमुख क्षेत्रों का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, SAFDA साफडा और MFDA माफडा का पूर्ण विस्तार लिखिए। SAFDA का देखिए स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। फुल फॉर्म बोर्ड एग्जाम में इसका ऑब्जेक्टिव को फॉर्म में पूछा जाएगा आप लोगों से। जो लेजेंट स्टूडेंट होंगे इसका आंसर दे देंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे उसका आंसर दे देंगे, लेकिन जो कमज़ोर होंगे नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद में इसका आंसर वो भी दे पाएंगे। देखिए
SFD स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी लघु कृषक विकास संस्था, इसका हिंदी में मीनिंग है, क्या मीनिंग है? लघु किसान कृषक विकास संस्था। MFDA क्या है? मार्जिकल, यहाँ पर देखिए मार्जिकल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, यानी एजेंसी इसका यहाँ पर देख सकते हैं MFDA, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, दो चीज़ यहाँ पर देखिए SM फिर तो थोड़ा डिफरेंस है, बाकी का सारा वही है। यहाँ पर स्मॉल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मार्जिकल, यहाँ पे देखिए मार्जिनल, हाँ स्टूडेंट देखिए मार्जिनल हो जाएगा फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, सीमांत किसान विकास संस्था। आंसर समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला। 28 नंबर क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका लघु और दीर्घ में भी पूछा जाएगा कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करना है। आंसर देखिए क्या है। बटरलैंड आयोग के अनुसार, यानी जो ये बटरलैंड आयोग है इनके अनुसार हमें बताना है। आंसर है बेसिकली आयोग के अनुसार सतत पोषणीय विकास का एक ऐसा विकास है, यानी सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करते हैं। इसी को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसका आंसर आप लोग अपने शब्दों में भी दे सकते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। समझ में आ गया? हाँ, इसका आंसर आप लोग अपने शब्दों में भी दे सकते हैं कि बटरलैंड के आयोग के अनुसार सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियां जो हैं, जैसे हम हैं, अब हमारे भी बच्चे, हमारी भी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो उनके आने वाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएंगी, आवश्यकताओं की पूर्ति बिना नुकसान पहुँचाए करती हैं। तो 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के उन दो प्राचीन स्थलों के नाम बताइए जहां पर पक्की सड़कों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां पर आपको दो प्राचीन स्थलों के नाम बताना है जहां पर जो पक्की सड़कों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। देखिए हिस्ट्री का थोड़ा क्वेश्चन आ गया आपके जियोग्राफी में, लेकिन सही है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हिस्ट्री का भी मैंने महातांडव क्लास आप लोगों के लिए लेकर आना है। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी टॉपिक पर, जिस भी सब्जेक्ट पर आएगा, मैंने अभी तक क्या है नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और आज भूगोल पर वीडियो बनना है, तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा इसका राइट आंसर, जहाँ पर पक्की सड़कों अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन के दो महत्व बताइए। जो वायु परिवहन, इसके हमें दो महत्व बताना है, एक जरूरत बताना है। महत्व क्या है इसका, देखिए सबसे पहला है वायु परिवहन द्वारा यात्रा समय में, यानी देखिए जो यात्रा समय में कमी आने से दूरियां कम हो गई हैं। समय में जैसे मान लीजिए हमें कमी है कि 20 मिनट में हमें पहुंचना है, यहाँ से लेकर क्या है मान लीजिए कि हमें क्या है आधा घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे में पहुंचना है मुंबई से दिल्ली, या आधा घंटा में 1.5 घंटे में, तो उसके क्या समय में हमें बचत हो गई है और कम समय में हमें क्या है ज़्यादा दूरी तय करने की एक प्रकार से वो हो गया है, यानी बेनिफिट्स मिल गया है वायु प्रदूषण या वायु परिवहन से। तो वायु परिवहन द्वारा यात्रा समय में कमी आने से दूरियां कम हो गई हैं। दूसरा है ये पर्यटन को बढ़ावा देता है, यानी पर्यटन यानी दूसरे देश के भी हमारे देश में आ सकते हैं। जैसे क्या ताजमहल पहले देखने आते थे, अब क्या है राम मंदिर को देखने आएंगे, जो अयोध्या में प्रभु श्री राम की राम मंदिर भी बन चुके हैं। तो वहाँ से दूर जैसे अमेरिका, जो अन्य देश हैं, वो भारत में भी आएंगे घूमने टहलने के लिए जहाज़ों से। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देता है। पर्यटन रोजगार के अवसर पैदा करने तथा निर्धनता को दूर करने में सहायक होता है। क्या है निर्धनता को, यानी हमारे देश में एक प्रकार से पैसों की कमी नहीं होती है, और क्या है उसकी यानी बजट जो है वृद्धि होती रहती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस पदार्थ का आघात सबसे अधिक मूल्य का होता है, यानी यहाँ पर आघात नहीं आयात हो जाएगा। भारत में किस पदार्थ का आयात, ये देखिए आयात सबसे अधिक मूल्य का होता है। भारत में पेट्रोलियम तथा इसके पदार्थों का आयात सर्वाधिक मूल्य का होता है। आंसर देख सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए,
32 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित दो प्रमुख पतन, यहाँ पर देखिए जो पतन या ब्रैकेट में बंदरगाह भी कह सकते हैं, के नाम से लिखिए पूर्वी तट पर। ये आपका कोलकाता जो कि पारदीप, दूसरा चेन्नई जो कि विशाखापट्टनम। नाम सुना होगा आप लोगों ने, काफ़ी चर्चित ये पतन है, बंदरगाह है, कोलकाता, पारदीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूरा बुक इसकी वीडियो में खत्म हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, संदूषित जल के उपयोग से होने वाली दो बीमारियों का नाम लिखिए। संदूषित जो जल के उपयोग से जो दो होने वाली बीमारियां हैं, इनका हमें क्या नाम लिखना है। सबसे पहला है डायरिया तथा दूसरा है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, ये जो संदूषित जल से उपयोग में दो बीमारियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा फैलती हैं इंसानों में, लोगों में। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने क्या है 33 यानी 33 हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर बताया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी की दृष्टि से। और भूगोल के क्लास 12 भूगोल के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में बताया है।